नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर निर्मला पुतुल कवित्री के द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, कठिन शब्दों के अर्थों को भी हम यहाँ पर जानेंगे और उस सबसे पहले हम यहाँ पर निर्मला पुतुल कवित्री के जीवन परिचय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में झारखंड राज्य में दुमका क्षेत्र के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। इनका संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के बाद बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द। दूसरी रचना है अपने घर की तलाश में। बच्चों, इनकी ये दोनों रचनाओं को आप लोग याद करें और इनके जीवन परिचय के बारे में भी याद करें कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1972 में झारखंड राज्य में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति में या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कवि का या लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको याद करें। साहित्यिक परिचय। कवित्री ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं, व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बनना आदि है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव,
और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसी कुरीतियां भी हैं। तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से कवित्री का जीवन परिचय आप लोग याद कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम कविता का सारांश जानेंगे। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में ये कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें अपने प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवित्री कहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता में कवित्री ने हमारे जो प्राकृतिक उपादान हैं उनको बचाने की बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए कवित्री परेशान है। अब हम यहाँ पर कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ आपको बताएंगे। तो बच्चों इस कविता का हम यहाँ पर सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद में इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ स्पष्ट करेंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। बच्चों, एक बार मैं फिर से इस कविता का वाचन करूंगी। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। इस कविता की पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थों को हम पहले जानेंगे। यहाँ पर नंगी होना का अर्थ है मर्यादाहीन होना। दूसरा शब्द है आबो हवा, इसका अर्थ है वातावरण। तीसरा शब्द है हड़िया, हड्डियों का भंडार। चौथा शब्द है झारखंडीपन, झारखंड का पुट। तो बच्चों, अब हम इस कविता का संदर्भ और प्रसंग, व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य को जानेंगे। मैं यहाँ पर आपको संदर्भ बताऊंगी कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से उद्धृत है। संथाली
कवयित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। तो बच्चों, संदर्भ में क्या आता है कि ये काव्यांश हमने कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया है, इस कविता का नाम क्या है और इस कविता को कौन सी कवयित्री ने लिखा है। तो बच्चों, जितने भी हम इसके अंश पढ़ेंगे कविता के, उसमें हमको संदर्भ सभी में यही लिखना है। प्रसंग बदल जाता है। तो प्रसंग यहाँ पर क्या है बच्चों? ये कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कविता में कवयित्री ने अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान किया है। ठीक है बच्चों, यह है इस कविता का संदर्भ और प्रसंग। तो चलिए अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। कवयित्री लोगों को आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवयित्री कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संताल परगने की मिट्टियों का रंग झलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन ना होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। काव्यांश में निहित संदेश यह है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, मैदान, हवाएं आदि को प्रदूषित होने से बचाएं। हमें इन्हें समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम जानते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, ये कविता छंद मुक्त कविता है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। उर्दू का लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। भाषा सहज व सरल है। छोटे छोटे वाक्य पूरे बिंब को समेटे हुए हैं। तो बच्चों, जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें इसका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। अब हम इस कविता का अगला अंश पढ़ेंगे बच्चों। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इस कविता को मैं पुनः पढ़ूंगी। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। बच्चों, पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसका प्रसंग और अर्थ आपको बताऊंगी। ठंडी होती से अर्थ है धीमी पड़ती। दिनचर्या दैनिक कार्य। गर्माहट का अर्थ है नया उत्साह। मन का हरापन, मन की खुशियां। अक्खड़पन, रुखाई, कठोर होना। जुझारूपन, संघर्ष करने की प्रवृत्ति। बच्चों, संदर्भ मैंने पिछली पंक्तियों में आपको जो बताया है वही है इसका, और प्रसंग भी वही है। इन पंक्तियों का हम यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह
समाप्त हो रहा है। उनके मन में जो खुशियां थीं वे समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए। विशेष बात क्या है? कवित्री का संस्कृति प्रेम मुखर हुआ है इन पंक्तियों में। भाषा प्रभामयी है। काव्यांश मुक्त छंद तथा तुकांत रहित हैं, जो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बच्चों, आप इस कविता को जब पुनः पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि कवित्री निर्मला पुतुल जो झारखंड के लोग हैं, उनका जो भोलापन है उसको वह चाहती हैं कि वे वहाँ के व्यक्ति वैसे ही बने रहें, वे आधुनिकता की दौड़ में ना भागें और अपनी संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उसको ना भूलें। अगली पंक्तियां हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। तो बच्चों, आपको ये कविता आसानी से समझ में आ रही होगी कि कवित्री यहाँ पर क्या कहना चाह रही है। अब हम यहाँ पर इसके कठिन शब्दों के अर्थों को पहले जानेंगे, फिर इसका अर्थ करेंगे। आग का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, गर्मी। यहाँ पर है निर्मलता, पवित्रता। मौन का अर्थ है चुप्पी, सौंधापन, खुशबू। लहलहाहट, लहराना। यहाँ भी पंक्तियों में कवित्री कहती है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष की डोरी, तीरों का नुकीलापन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताज़ा हवा मिलती रहे, नदियों को दूषित ना करें, उन्हें स्वच्छ रखें, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुनों को बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को भी बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति की परिचायक हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगली पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर करेंगे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों, मैं एक बार फिर से इसको वाचन करूंगी। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों, इसके कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम पढ़ेंगे। खिलखिलाहट का अर्थ है खुलकर हंसना। मुट्ठी भर का अर्थ है थोड़ा सा। एकांत का अर्थ है अकेलापन।
तो आपको ये पंक्तियों से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कवित्री कहना चाह रही है कि हमारे बच्चों के लिए खुला आंगन होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे गीत गाएं और खेलों को खेलें और बच्चे खुलकर हंसें। कवित्री कहती हैं कि आबादी व विकास के कारण अब घर कैसे होते जा रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, जिसमें आंगन नहीं होता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जैसे हमारे पुराने घर होते थे जिसमें आंगन होता था, बच्चे खेलते थे, तो वे चाहती हैं कि यहाँ नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए। तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। क्यों? क्योंकि अब आबादी अधिक बढ़ने से घर छोटे हो गए हैं और बच्चों को खेलने के स्थान भी नहीं मिल रहे हैं। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी चाहिए। पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास भी चाहिए। और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनको पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण भी चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कवित्री का कहना यही है कि हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवित्री व्यंग करती हैं कि शहरीकरण के कारण अब नाचने गाने के लिए स्थान ही नहीं है। लोगों की हंसी भी गायब होती जा रही है। जीवन की स्वाभाविकता समाप्त हो रही है। यहाँ तक कि रोने के लिए एकांत भी नहीं है, उसके लिए भी जगह यहाँ पर बची नहीं है। इन पंक्तियों में विशेष बात क्या कही गई है? आदिवासियों की जरूरत के विषय में इसमें बताया गया है। भाषा सहज व सरल है। हरी हरी घास में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यांश छंद मुक्त तथा अतुकान है। आगे की पंक्तियों का वाचन करूंगी मैं यहाँ। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती हैं कि आज चारों तरफ अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता। कवित्री कहती हैं कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। अतः कवित्री कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए
बचा है। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी शेष हैं। जो भी हमारे पास सुरक्षित हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए। और वे यहाँ पर सभी को पुकार रही हैं कि आओ हम सब मिलकर अपनी इस प्राचीन संस्कृति को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिले हैं, उनको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी संस्कृति है। बच्चों, यहाँ पर कवियत्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान है। मिश्रित शब्दावली है, भाषा में प्रवाह है, ये इसकी विशेषता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने आदिवासी लोगों में बच्चों, कवित्री अपने प्रयासों से आदिवासी लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखने का संदेश दे रही है। यहाँ पर समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान यहाँ पर कर रही हैं और उनका स्वर आशावादी है। तो बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ें तो, परंतु अपनी संस्कृति को ना भूलें और उसको बचाए रखें। बच्चों, अब यहाँ पर गृह कार्य करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों को दिया जा रहा है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखें और कविता का वाचन, सस्वर वाचन करते हुए उसके उत्तरों को भी यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, क्योंकि ये कविता बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखी गई है, जिसको कि आप एक बार दो बार उसका वाचन करेंगे और आपको उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, कवित्री क्या बचाने का आह्वान करती हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, कवित्री आदिवासी संथाल बस्ती को शहरी अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं। दूसरा प्रश्न है, संथाल परगना की क्या समस्या है? इसका उत्तर नोट कीजिए बच्चों। संथाल परगना की समस्या है कि यहाँ की भौतिक संपदा का बेदर्दी से शोषण किया गया है। बदले में यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलता। बाहरी जीवन के प्रभाव से संथाल की अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। तीसरा प्रश्न है, झारखंडीपन से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखिए बच्चों। इसका अर्थ है, झारखंड के जीवन के भोलेपन, सरलता, सरसता, अक्खड़पन, जुझारूपन, गर्मजोशी के गुणों को बचाना इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवित्री आदिवासियों की किस प्रवृत्ति को बचाना चाहती है? इसका उत्तर लिखिए बच्चों। कवित्री आदिवासियों के भोलेपन, अक्खड़पन
व संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बचाना चाहती है। फिर से बोलती हूँ मैं एक बार। कवित्री आदिवासियों के भोलेपन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बचाना चाहती है। अगला प्रश्न है, हंसने और गाने के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कहती है कि झारखंड के क्षेत्र में स्वाभाविक हंसी व गाने अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ संवेदना अभी पूर्णतः मृत नहीं हुई है। लोगों में जीवन के प्रति प्रेम है। बच्चों, मैं एक बार पुनः इसका उत्तर बोलूँगी, आप लोग लिखिए। कवित्री कहती है कि झारखंड के क्षेत्र में स्वाभाविक हंसी व गाने अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ संवेदना अभी पूर्णतः मृत नहीं हुई है। लोगों में जीवन के प्रति प्रेम है। बच्चों, इस पाठ में और भी कई प्रश्न उत्तर हैं। बच्चों, इस पाठ से और भी प्रश्न हैं। उनके उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। और आज यहाँ पर हमने कवित्री निर्मला तुल के द्वारा रचित इस कविता को पढ़ा और उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की और उनके आशावादी स्वर को यहाँ जाना कि आज घोर अविश्वास का युग है। ऐसे माहौल में भी कवित्री का जो स्वर है वह कैसा है? आशावादी है। और हमें बच्चों हमेशा आशावादी ही रहना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप इस कविता को एक बार पुनः पढ़ें और इसके अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, क्योंकि परीक्षा में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आती है, जो कि 4 अंक की होती है। इसलिए आप इसका संदर्भ भी और प्रसंग भी और इसका काव्य सौंदर्य भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।